सर। तो यहाँ पर भी एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है कि इसके लेफ़्ट में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, राइट में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल बीच में ही। देखो कुछ इसी चीज़ का इस्तेमाल होता है आपके इन्वर्टर्स में, ये आपके। तो हम लोग देख रहे हैं कि गॉस लॉ का जो दूसरा एप्लीकेशन, जो अभी तक हम लोगों ने पहला एप्लीकेशन तो पढ़ लिया है। पहला एप्लीकेशन क्या होता है कि बस हमको एक इनफाइनाइट वायर की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पे देखनी होती है। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कुछ प्लेन शीट की। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है ड्यू टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब हमने पिछले ही बताया वीडियो में, आप देख भी सकते हैं उसको, ठीक है, कि किस तरीके से इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है। ज़रूरी नहीं होता कि आपको बहुत बड़ा ऐसी चीज़ ले लेनी जो ज़मीन से लेकर आसमान तक बड़ी हो, हम छोटी चीज़ में भी इनफाइनाइट बना सकते हैं किस तरीके से, वो सारी चीज़ें हमने समझी हुई हैं, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं मेन चीज़ जो यहाँ पे देखने वाली है कि आपका जो भी प्लेन शीट है, जो भी आपकी प्लेन शीट है और जो लीनियर चार्ज था, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। ये एक 1D फिगर है आपकी लीनियर चार्ज, और ये प्लेन शीट जो है वो 2D फिगर है। वो क्या आपका 2D फिगर है, ठीक है। तो 2D फिगर होने की वजह से अगर हम इसकी चार्ज डेंसिटी देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होगी। प्लेन शीट का मतलब क्या, कोई थिकनेस नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी थिकनेस नहीं है। ये आपका हो गया प्लेन शीट, ठीक है। तो जैसा हम लोगों ने पिछली बार किया था उसी तरीके से हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे 4 स्टेप में। हमको गॉस लॉ में को कभी भी अप्लाई करना होता है, कहीं भी एप्लीकेशन करनी होती है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो उसको 4 स्टेप्स होते हैं। उन 4 स्टेप को आप प्रॉपर्ली फॉलो करते जाएंगे, आप बहुत ही आसानी से बिना किसी गलती के निकाल लेंगे, ठीक है। नहीं तो हमेशा कन्फ्यूज़न होता है, हमेशा बहुत कठिन होता है, कैसे लगाया जाता है, क्या होता है। तो इसको बहुत सिंपल तरीके से मैं 4 स्टेप में बता रहा हूँ, उसको आप सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये हमारी प्लेन शीट है, कुछ 2D फिगर है। 2D मतलब क्या, केवल लेंथ होने वाली है इसमें और ब्रेथ होने वाली है, ठीक। अगर मान लीजिए कोई D लेंथ है, ब्रेथ है, और ये मान लीजिए कोई L इसकी डिस्टेंस, ये मान लीजिए लेंथ है, ठीक है। बाकी तो हमको इसका एरिया दिया होगा कुछ, ठीक है। इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट का मतलब क्या, ये कुछ अगर हम लोग बात करें कि कुछ एक बोल दिया इन्होंने, ये इससे दूर कोई P पॉइंट है, इस शीट से कुछ दूर कोई P पॉइंट है, तो P पॉइंट जो इससे यहाँ जो डिस्टेंस है, लेट अस सपोज ये मान लिया जाए कोई R डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस है, कोई ये R डिस्टेंस है, और ये कुछ आपकी लेंथ L दी थी, ठीक है। तो कंडीशन होती है इन्फिनिटी की कि L जो होना चाहिए बहुत बड़ा होना चाहिए देन R के। L अगर बहुत बड़ा है R के, तो R को ये लगेगा जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है और ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक। तो इसको क्या लगेगा कि चारों तरफ यही चीज़ फैली हुई है। अगर चारों तरफ यही चीज़ फैली हुई है तो उसको लगेगा ये चीज़ यही पूरा इनफाइनाइट तक है, ठीक है ना। बस ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इनफाइनाइट होने का। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालनी हो तो एक चीज़ दी होती है, वो दिया होता है क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या दिया होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दी हुई कुछ सिग्मा, इस सिग्मा के क्या बताती है कि बताती है पर यूनिट एरिया में सिग्मा बराबर क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब क्या, कुछ 1 मीटर स्क्वायर में अगर मान लिया जाए, 1 मीटर स्क्वायर में कुछ मान लिया सिग्मा चार्ज है, ठीक है। तो 2 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा हो जाएगा। कुछ 3 मीटर स्क्वायर में कुछ 3 सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपको बताता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये आपको दिया हुआ है कि सिग्मा जो है वो आपकी चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई, ठीक। चलिए यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से कुछ R डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P है, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी है इस इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसको हमें लेते हुए एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होता है। उसको लेते हुए हमको क्या करना होता है, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होता है, ठीक। तो हम लोग स्टेप 1 की तरफ चलते हैं, ड्रॉ द गॉसियन सरफेस। स्टेप 1 क्या होता है, ड्रॉ द गॉसियन सरफेस। तो हमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कंडीशन भी पढ़ी थी कुछ गॉस लॉ की कि गॉसियन सरफेस कब हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, गॉसियन सरफेस गॉस लॉ कब लगा सकते हैं। तो गॉसियन सरफेस हमेशा जो होना चाहिए सिमेट्रिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो सिमेट्रिकल हमने जैसे पिछली बार सिलेंडर लिया था, इस बार भी हम लोग सिलेंडर ही ले लेते हैं, ठीक है। तो उस सिलेंडर, चूँकि सिलेंडर में खासियत होती है वो काफ़ी सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। और अगर हम इस पॉइंट को कवर करेंगे, ये P पॉइंट है,
इस सिलेंडर के अंदर आ जाएगा और ये रहा। अब आप इसको बहुत आसानी से खुद भी समझ सकते हैं कि इसके अगर आप सिमेट्रिकल मतलब क्या, उसको अगर बीच से काट दें तो उसके ऊपर और उसके नीचे जितना ऊपर अमाउंट हो उतना ही नीचे हो, यानी कि सिमेट्रिकल है। उसको अगर बीच से इधर काट दें, ठीक, तो इसके लेफ्ट में जितना हो उतना ही राइट में हो। तो आपको दिख रहा है कि पूरी तरीके से सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल है। पहला काम हो गया कि हमने ड्रॉ कर लिया गॉसियन सरफेस, और इस तरीके से ड्रॉ करना होता है गॉसियन सरफेस कि उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर हमें निकालनी इलेक्ट्रिक, उसको कवर कर ले, कंटेन कर ले, ठीक है ना, कंटेन करते हुए चले, ठीक। स्टेप 2 हमारा क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड, कितना चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर है, क्योंकि हमको चार्ज इनक्लोज, हमारा गॉस लॉ कितना इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होता है कि नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो क्यू इनक्लोज्ड हमें पता करना होता है, इसके अंदर चार्ज कितना इनक्लोज्ड है, ठीक है। तो कुछ हम लोग अगर देखेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है, ठीक। अगर ये मान लिया ये गॉसियन सरफेस कुछ ए सरफेस एरिया का है, ए इसका जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए जो है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, वही ए क्रॉस सेक्शनल एरिया तो यहाँ पर भी कवर हो रहा होगा। ये जो शीट है जब ये इससे पास हो रहा होगा तो ये इसका भी तो ए एरिया ले रहा होगा। अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है तो ये भी इसका ए ले रहा होगा। तो इस ए एरिया में कितना चार्ज होगा, इसी एरिया के अंदर का तो चार्ज इसने इनक्लोज किया है। तो इस ए एरिया के अंदर हमें मालूम है कि यूनिट एरिया के लिए सिग्मा दिया था, तो ए एरिया के लिए क्या हो जाएगा आपका सिग्मा ए, कितना हो जाएगा सिग्मा ए, ठीक है ना। 1 मीटर स्क्वायर के लिए सिग्मा दिया था, यूनिट एरिया के लिए कुछ सिग्मा दिया था, और ए एरिया के लिए मैं निकाल रहा हूँ तो सिग्मा इंटू ए। 1 रुपये में अगर मान लिया जाए 2 टॉफ़ी मिलती हैं तो 2 रुपये में कितनी मिल जाती है, 4 टॉफ़ी मिल जाएंगी, बस वो इतना सिंपल है, ठीक। स्टेप 3 हमारा क्या होगा, स्टेप 3 होगा कि जो भी गॉसियन सरफेस लिया है उसका सरफेस एरिया, ठीक है ना, सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक। गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया कितना होगा, ये भी ए है, ये भी ए है, तो कुछ गॉसियन सरफेस एरिया भी ए आ जाएगा, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू ए। अब जो चौथा स्टेप होता है उस चौथे स्टेप में हम लोग अप्लाई कर देते हैं। स्टेप 4 अप्लाई गॉस थ्योरम, अप्लाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो गॉस थ्योरम में क्या कहती है कि कितना नेट फ्लक्स है, ठीक है। तो जब फ्लक्स निकालना तो फ्लक्स कितने, कुछ 3 फ्लक्स निकालने के लिए हमें देखना पड़ता कितने सरफेसेस हैं। हमने पिछले पूरा फ्लक्स का लेक्चर था उसमें यही चीज़ बताई थी कि हमें देखना पड़ता है कितना फ्लक्स है। तो कुछ गॉस थ्योरम क्या होती है, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो होती है गॉस थ्योरम। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा नेट फ्लक्स के लिए कितने सरफेस एरिया हैं। तो कुछ अगर हम लोग देखेंगे सिलेंडर में एक सरफेस एरिया ये हो गया नंबर 1, कुछ ये हो गया नंबर 2, ये कर्व्ड वाला, और ये पीछे वाला रह गया नंबर 3। तो 3 सरफेस एरिया हैं, 3 सरफेसेस हैं जिनकी वजह से यहाँ पर निकल रहा है, ठीक। चलिए हम लोग कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बारे में देखते हैं। तो अगर ये गॉसियन सरफेस का है, ठीक, तो इसकी वजह से एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, ठीक। यहाँ पर भी देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, और एरिया वेक्टर हमेशा क्या परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, तो एरिया वेक्टर भी इधर आएगा। तो यहाँ और यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, 0 डिग्री। और ये जो हमारा कर्व्ड सरफेस है, इस कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, कुछ ऐसे होगा ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाने वाला है, कुछ 90 डिग्री हो जाने वाला है। 90 डिग्री का मतलब क्या, cos 90 का मतलब क्या, 0। तो इसकी वजह से फ्लक्स जो होगा सेकंड सरफेस की वजह से 0 हो जाएगा। तो टोटल 3 है, तो नेट फ्लक्स किसी की वजह से होगा φ1 + φ2 + φ3 इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो φ1 1 और 2, देखिए 2 तो 0 हो जा रहा है, φ1 को हम लोग देखते हैं तो ई ए cos 0 डिग्री प्लस 0, और ये भी आ जाएगा ई ए cos 0 डिग्री। क्यू इनक्लोज की वैल्यू रख देते हैं, कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, ये कुछ आएगा क्यू इनक्लोज्ड आ गया सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पर भी देखते हैं ये 0 हो जाएगा, ये cos 0 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 सिग्मा ए, और ये आ जाएगा सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से भी जाएगी सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है, तो ए से ए कैंसिल होता दिख रहा होगा आपको, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ यहाँ से आ रही हुई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू क्या जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो सिग्मा क्या एक कांस्टेंट है, 2 भी क्या कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट की भी कुछ वैल्यू होती है कांस्टेंट। तो ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यानी कि कुछ प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे तुम 2 मीटर पे निकालो, चाहे 4 मीटर पे निकालो, चाहे 15 मीटर पे निकालो, हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट प्लेन शीट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। ये नहीं वो कहीं पे घटेगी कहीं पे बढ़ेगी, वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकल के आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई आपसे कहते इसका ग्राफ बनाओ, तो इसका ग्राफ जो बन सकता है वो एक ही बन सकता है, कांस्टेंट। ये ई की वैल्यू क्या दी है, अगर ये ई है ये आर है, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्रूफ देख रहे कितना सिंपल है, और पेपर में पिछले के 2 साल पहले ही ये प्रूफ आया है। ठीक ना, मतलब गॉस के 3 प्रूफ में एक प्रूफ आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हमने 2 लेक्चर में ये कवर कर लिया है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है किस तरीके से है, और ये बिल्कुल कांस्टेंट होता है, ये कहीं से भी वेरी नहीं करता है। ठीक है, इसी में क्या होता है, लोग यहाँ पर जो 2 एप्सिलॉन नॉट है, कुछ लोग सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का भी इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। वो एक्चुअली क्या होता है, इसी से सिमिलर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें वो रिजेंबल हो जाता है, कुछ वो कैपेसिटर टाइप का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से कुछ ऐड हो जाती है, एक जगह पे गायब हो जाती है, कुछ इस तरीके से हो जाता है, इस वजह से वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आता है। क्या होता है उसको चलिए डिटेल में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, उसी के जैसे एक बार मैं इसका ही एक वो चीज़, चलिए उसको थोड़ा बाद में समझ लेंगे। एक जो प्लेन शीट है, प्लेन शीट में ही थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो आपको अपनी बुकों में दिख जाएगा, रेफरेंस बुकों में जरूर दिख जाएगा, एनसीईआरटी में नहीं है, कि एडिशनल, मतलब अगर मान लीजिए जो प्लेन शीट है उसमें कुछ थिकनेस अगर आ जाए, उसमें कुछ क्या आ जाए, थिकनेस। अभी क्या प्लेन शीट है, प्लेन शीट मतलब कि 2D फिगर है, लेकिन वहाँ पर पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिक प्लेन शीट। थिक का मतलब क्या, कुछ थिकनेस आ गई, तो वो जो 2D फिगर था अब वो 3D फिगर हो गया। जो 2D फिगर था वो क्या हो गया, कुछ 3D फिगर हो गया। थोड़ी सी थिकनेस आती है, लेकिन उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर जाती है। क्या वेरी कर जाती है, देखते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे कि ये जो 2 प्लेन शीट्स अगर लगा दी जाएँ तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, क्या क्या वेरिएशन होते हैं, उसको भी हम लोग आगे कवर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग थिक शीट ऑफ लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, तो क्या होता है, ये थोड़ा सा इसका डायग्राम देखते हैं तो वहाँ चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर होगी। थिकनेस आ जा रही है लेकिन ज़्यादा नहीं आ रही है। ये कुछ जो थिकनेस आई है वो D थिकनेस आई है, कुछ D अमाउंट की थोड़ी सी थिकनेस आ गई है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा इसका साइज जो है वो बढ़ गया है। अब लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 चीज़ें हो गई हैं, इसीलिए यहाँ पर जो दिया है वो आपको दिया गिवन जो है कुछ ये गिवन है, ये आपको बुक में दिख जाएगा, एडवांस क्वेश्चंस में दिख जाएगा। ठीक है, एडिशनल क्वेश्चंस में दिख जाएगा। क्या यहाँ पर आपको दिया होगा कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो कुछ दी है सिग्मा रो, वो कुछ दी है रो, सिग्मा नहीं दी है, रो दी हुई है। ठीक है, तो रो का मतलब क्या कि 1 मीटर क्यूब में, मतलब रो क्या होता है, वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, चार्ज पर यूनिट मतलब क्या कि 1 मीटर क्यूब में मान लिया जाए रो चार्ज दिया है। ठीक है, तो 2 मीटर क्यूब में कितना चार्ज दिया होगा, 2 रो। 3 मीटर क्यूब में कितना दिया होगा, कुछ
3 रो, ठीक। तो इसी तरीके से जो भी हमें जहाँ जितना रिक्वायर्ड होगा उसको हम उस तरीके से देखेंगे। तो इसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मतलब ये आपको जो थिक नॉन कंडक्टिंग थिक शीट है, पिछली वाली जो थी वो थिन थी, ये क्या है, थिक शीट है, इसकी कुछ थिकनेस है, इसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, ठीक। क्योंकि थिक है तो थिक की वजह से एक क्या होगा, एक उसके अंदर होगी, देखिए जैसे थिकनेस है कोई बहुत बड़ी नहीं है, तो एक इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार हमें देखनी होगी, एक बार इसके बाहर देखनी होगी, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं कवर करते हुए, ठीक। अगर हम लोग बात करें कुछ इसके अंदर की, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से गॉसियन सरफेस में लेता रहूँगा तो आपको समझ में भी आएगा, ठीक। ये जो थिकनेस डी थी, इसको थोड़ा बड़ा करके हमने बना लिया, ये डी थिकनेस है, ठीक। ये पूरी तरीके से चार्ज से भरा हुआ है, इनफाइनाइट तो है ही, ठीक। इसके अंदर कोई पॉइंट ले लेते हैं जिस पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक। लेट अस सपोज जो पॉइंट है वो कुछ ये पॉइंट है पी पॉइंट, और ये डिस्टेंस कुछ है आर डिस्टेंस हमको आर डिस्टेंस पे हमको निकालना है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू दिस शीट। तो जो हमने सबसे पहला स्टेप पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि हमको एक ड्रॉ करना पड़ता है गॉसियन सरफेस। क्या करना पड़ता है, ड्रॉ द गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस फिर से हम लोग लेंगे, कुछ सिमेट्रिकल लेंगे, और जो सबसे सिंपल गॉसियन सरफेस लिया जाता है वो क्या होता है, आपका सिलेंडर होता है। और कुछ इस तरीके से गॉसियन सरफेस लेना होता है कि जो पॉइंट पूछा गया उस पॉइंट को वो गॉसियन सरफेस कंटेन करे, तो ये इसको कंटेन कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे निकल के आएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं, तो यहाँ पर भी यहाँ पे कुछ 3 सरफेस हो जाएंगे। एक सरफेस ये हो जाएगा L1, और ये एक दूसरा 2, ये हो जाएगा 3, ठीक। तो पहला काम तो हमने ड्रॉ कर दिया गॉसियन सरफेस। स्टेप 2 जो पे हम लोग आए तो उन्होंने क्या कितना चार्ज इनक्लोज है, इम्पॉर्टेंट ये है, कितना चार्ज इनक्लोज है, चार्ज इसके अंदर कितना इनक्लोज, ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए कुछ ये ए एरिया का हम लोगों ने सिलेंडर यहाँ पर एंटर कराया था, ठीक। इसकी ये डिस्टेंस जो है वो आर है, तो ये भी कुछ आर हो जाएगी, तो आर 2R हो गया, आर और आर कितना हो गया, 2R हो गया, ठीक। हमको ये मालूम था कि 1 मीटर क्यूब में जो चार्ज है वो कुछ रो है, और यहाँ पर कितना वॉल्यूम है, ए एरिया है और थिकनेस R × R, मतलब 2R हो गया। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो कुछ वैसे रो की बात करेंगे तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है, और यहाँ वॉल्यूम जो निकल के आ रहा है वो एरिया × 2R निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है, एरिया ए हो गया और थिकनेस कितनी हो गई, R × R, तो ये हो गई 2R की। और यहाँ से Q की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो जाएगी सिग्मा A × 2R। समझ रहे हो, ये होगा चार्ज इनक्लोज। यही निकालने में सबसे ज़्यादा गलती हो जाती है कि कितना उसके अंदर चार्ज इनक्लोज है, ये निकालने में जो गलती हो जाती है, फिर वहाँ से क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। तो दूसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ज कितना इनक्लोज है। तीसरा स्टेप जो भी गॉसियन सरफेस है, एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो इसका एरिया कितना है, कुछ ए एरिया है, ठीक है। तो एरिया जो हो गया वो आपका ए हो गया। अब चौथे स्टेप में हम लोग अप्लाई कर देने वाले हैं गॉस लॉ, ठीक। तो स्टेप 4 आपको अप्लाई कर देना गॉस लॉ, अप्लाई गॉस लॉ, ठीक, या फिर गॉस थ्योरम लॉ, जो भी आप समझिए, ठीक। तो गॉस थ्योरम अपने को फिर से वही चीज़ कहती है क्या, कि नेट फ्लक्स जो है वो कुछ होता है Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। और नेट फ्लक्स की बात करेंगे तो नेट फ्लक्स के लिए हमें देखना पड़ेगा कितने सरफेसेस हैं जो उस गॉसियन सरफेस को कवर कर रहे हैं। तो हमने सरफेस देख लिया, एक सरफेस ये कर्ड वाला, एक बाहर साइड वाला और एक इधर साइड वाला, कुछ 3 सरफेस हो गए। यानी कि कुछ इसको लिख सकते हैं φ1 + φ2 + φ3। Q इनक्लोज कितना उसको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। Q इनक्लोज, चलो यहाँ पे भी Q इनक्लोज ही लिख दे रहे हैं, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुछ φ1 φ2 φ3 की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड, चूँकि ये इंटीग्रल ऑफ E.dA होता है तो E का वेक्टर देखना पड़ेगा, कुछ एरिया वेक्टर भी देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी देखना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर होगी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर होगी। एरिया वेक्टर बात करेंगे तो ये सरफेस दिया तो इससे परपेंडिकुलर आउटवर्ड एरिया वेक्टर इधर होगा, इससे परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर कुछ बाहर की तरफ होगा, ये रहा एरिया वेक्टर, इसका भी एरिया वेक्टर ये रहा, और यहाँ पर एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आगे की तरफ रहेगी। तो इसके बीच में जो एंगल हो जाएगा इस जगह पर वो कुछ 90 डिग्री हो जाएगा,
ठीक है। तो इन दोनों जगह जो एंगल है वो कुछ 0 डिग्री का है, यहाँ पे कुछ 90 डिग्री का है, तो कुछ यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाएगा ई ए कॉस 0 डिग्री प्लस ये आपका 1 का था और 2 का वो भी ई ए कॉस 0 डिग्री, और तीसरा तो आपको दिख ही रहा है वो कुछ ई ए 90 डिग्री है, ठीक, बराबर क्यू इनक्लोज्ड अपन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये हो जा रहा है 0, इसको भी देखें cos 0 1 हो गया, यहाँ पे cos 0 1 हो गया, तो ई ए हो जाएगा 2EA इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज कितना है इसके अंदर, चार्ज कितना इनक्लोज है, कुछ रो ए 2R अपॉन कुछ एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू हमने पुट कर दी है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कुछ 2 कैंसिल हो जा रहा है, कुछ ए भी कैंसिल हो जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आ रही है वो क्या निकल रही है, रो R अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रो R अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ रो क्या है, कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट क्या है, वो भी कांस्टेंट, और R क्या है, R आपको दिख रहा है एक वेरिएबल टर्म है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ R है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपकी यहाँ पर, फंक्शन ऑफ R है, यानी कि जैसे जैसे R बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमको दिख रहा है। जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग थिक शीट की, तो उसके इनसाइड द सरफेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। आउटसाइड क्या होता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। हम लोग कुछ आउटसाइड को देखते हैं, फिर से हमको ये चीज़ करना है। ये रिजल्ट हम लोग सेव करके रख लेते हैं, यहाँ पर अपना किनारा लिख लेते हैं कि ये अपना मान लिया जाए कुछ थिकनेस D थी, व्हेन इसको मिटा दिया जाए पूरा। उन्होंने यहाँ से क्या चीज़ सीखी, व्हेन D जो होगा और R जो होगा वो लेस देन D होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगी, और या फिर इसकी को लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ई R अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ बात करते हैं आगे। इसके आउटसाइड अगर केस लें, आउटसाइड अगर हम लोग लेंगे तो ये हमारी फिर से थिक शीट दी है, ठीक है, 3D थिक शीट दी है, उसको कवर करना है। तो फिर से अपने लोग चूँकि पॉइंट बाहर लेना है, ये पॉइंट अपने लोगों को बाहर लेना है, तो बाहर लेने की वजह से हमको जो गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा वो बाहर की तरफ उस पॉइंट को कंटेन करते हुए बनाएगा, ठीक है। और ये चार्ज आपका जो होगा वो इनसाइड रहेगा, ठीक। तो हमको यही समझ में आ रहा है कि ये 3 सरफेस फिर से हो जाने वाले हैं। कुछ एक सरफेस ये हो जाएगा, कुछ एक सरफेस ये बाहर हो जाएगा, कुछ एक सरफेस ये हो जाएगा, ठीक। तो पहला काम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना, हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। इस तरीके से ड्रॉ किया कि जिस पॉइंट को पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी उसको कंटेन करे, हमने वो पूरी चीज़ कंडीशन फुलफिल कर रही है। दूसरा स्टेप की बात करते हैं, इसके अंदर चार्ज कितना इंक्लोज होगा। चार्ज कितना इंक्लोज होगा, जितना एरिया ये ले रहा है उतना ही एरिया तो यहाँ अंदर भी लेगा, सेम जो अभी हम लोगों ने पिछले वाले में देखा था थिक वाले में, ठीक। तो इसके अंदर वही एरिया लेगा। तो अब क्या होने वाला है, ये आपका जो पॉइंट है, ये जो आपका पॉइंट है, इसके क्रॉस सेक्शन अगर ए है तो इसका क्रॉस सेक्शन ए होगा। और हम लोग बात करेंगे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ये थिकनेस की बात करेंगे तो कुछ डी आ जाएगी। थिकनेस क्या है, ये आपकी डी आ जाएगी, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए इंटू डी। तो हमने देखा था कि रो इज इक्वल टू क्या, क्यू अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यू ए इंटू डी। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए इंटू डी। तो यहाँ पे जो Q इनक्लोज्ड आ जाने वाला है, कितना चार्ज इसके अंदर इनक्लोज्ड है, हो जाएगा रो ए डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी यहाँ पे निकल के आ गई है, Q इनक्लोज्ड क्या आएगा, रो ए डी, ठीक। कितना गॉसियन सरफेस का एरिया कितना है, गॉसियन सरफेस का ए है। फिर से भाई अप्लाई कर देते हैं हम लोग, ठीक। कुछ 3 तरीके के यहाँ पर भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही बाहर की तरफ आएगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बाहर आएगी, एरिया वेक्टर भी बाहर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी बाहर आएगी, एरिया वेक्टर भी बाहर आएगी। ये मान लिया सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है। सरफेस 3 में फिर देखेंगे तो एरिया वेक्टर ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, तो इसकी वजह से एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये अपना हो जा रहा है 0, ठीक। तो यहाँ पे कुछ बात करेंगे तो आ जाएगा फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो फ्लक्स 1 और फ्लक्स 2 जो होगा वो कुछ दिया होगा आपका क्या, ई ए कॉस 0 डिग्री, ई ए कॉस 0 इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, और कॉस क्या होगा अपना 0 डिग्री हो जाएगा, प्लस ई ए कॉस का 0 डिग्री कुछ 2 की वजह से क्या होगा, यहाँ पर भी एंगल अपना क्या है 0 डिग्री है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ 90 डिग्री है, तो ई ए कॉस 90, ठीक है ना, इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो ये बात बिल्कुल सिंपल सी है। तो ये आपका दोनों ये 0 हो जाएगा, ये फिर तो जुड़ जाएगा, आ जाएगा 2EA इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज कितना दिया है, रो ए डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या दिया है, क्यू इनक्लोज हम लोग पहले निकाल चुके, रो ए डी, तो भाई उठा के रख देंगे तो ए से ए कुछ कैंसिल होता दिख रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ आ जा रही है रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चलो इसको थोड़ा सा चेक करते हैं कैसा फंक्शन है, क्या है। तो रो अपना कांस्टेंट है, डी इसकी थिकनेस है, थिकनेस तो घट बढ़ नहीं रही, ये भी कांस्टेंट हो गया, 2 भी कांस्टेंट हो गया, एप्सिलॉन नॉट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो आउटसाइड कांस्टेंट होती है और इनसाइड अभी उन्होंने क्या देखा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक है। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, तो इनसाइड अगर हम लोग देखेंगे, इनसाइड एक बात कर रहे हैं तो डी इज इक्वल टू लेट अस सपोज 2r है, ठीक है। डी वर्सेस भी अगर बनाएंगे तो यहाँ पर क्या है, ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आर के है, और आर के बाद अगर हम लोग देखेंगे यानी डी के बाद देखेंगे, मतलब 2r के बाद देखेंगे तो इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है। तो इसका ग्राफ जो बनेगा ई वर्सेस डी का, वो पहले जो होगा इंक्रीज़ करता जाएगा, फिर वो होगा कांस्टेंट हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, कई बार आपके प्री बोर्ड्स में ये पूछ लिया जाता है, या फिर आपके एग्ज़ाम अगर लेवल टफ करना होगा तो भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिल्कुल सिंपल एप्लीकेशन ही है गॉस का ये एक एप्लीकेशन ही है जिसको आप आसानी से, अगर आपको गॉस लॉ पता है स्टेप बाइज स्टेप किस तरीके से लगाया जाता है, तो आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो बात कर रहे थे कि प्लेन शीट्स में ही कहाँ पर दो, अगर हम लोग बात करते हैं कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन शीट्स की, तो उसकी वजह से क्या होता है, ठीक है। तो हमारा जो तीसरा यहाँ पर रहेगा कि कॉम्बिनेशन अगर कर देते हैं इनफाइनाइट प्लेन शीट्स का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ठीक है। तो हम लोग कुछ हेडिंग यहाँ पे डालने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट प्लेन शीट्स, ठीक है। यहाँ पर आप डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालनी है, लेकिन इस बार किसकी निकालनी है, कॉम्बिनेशन ऑफ चलिए पूरा मिटार देते हैं, आलस नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम लोग कुछ यहाँ पे देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट प्लेन शीट्स, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यार तुम लोग होशियार बहुत, सब निकाल लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट प्लेन शीट, ठीक है। इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से, इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से का कॉम्बिनेशन कर दे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे, ठीक। अगर हम लोग बात करते हैं दो प्लेन शीट की, यहाँ पर मान लिया जाए कुछ चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी हुई है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी है, ठीक। तो ये पॉइंट लेट अस सपोज ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक। तो अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी एंड सी, ए बी और सी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक। तो हमको ये तो मालूम है कि एक प्लेन शीट की वजह से किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी उन्होंने देखा जरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, इसकी वजह से अगर हम बात करें, ये प्लेट 1 है, ये मान लिया प्लेट 2 है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E1 जो होगा, चूँकि पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, तो E1 की अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। E2 की बात करेंगे तो भी यहाँ पे जो होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, ठीक। कुछ बात कर लेते हैं सी पॉइंट की, तो सी पॉइंट भी इसकी वजह से क्या होगी, E1 की वजह से अवे जा रहा होगा, 2 की वजह से भी ये अवे जा रहा होगा, ठीक। और E1 और E2 की जो वैल्यू होगी, अगर हम बात करते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, ठीक है। तो E जो होगा वो होगा E1 प्लस E2, चूँकि एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा, तो E1 प्लस E2 यानी यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ भी आ जाएगा कुछ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पर हम 2 की बजाय 3 प्लेट भी लगा सकते हैं, 2 की बजाय एक 3 प्लेट भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसको भी थोड़ा देख लेंगे एक क्वेश्चन आखिरी में। तो ये है, यही सेम चीज़ यहाँ पर EC की भी होगी। तो EA बराबर, अगर हम कुछ बात करेंगे EC की, तो EA बराबर EC के हो जाएगा, और दोनों ही जो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुछ B की बात करते हैं, तो B पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1 की वजह से क्या होगी, अवे जा रही होगी, तो ये E1 हो गया,
और ये 2 की वजह से क्या होगा, वो भी अवे जा रही है, पॉजिटिव चार्ज में अवे जाता है, तो EB जो होगा वो क्या होगा, अपोजिट वेक्टर है, तो E1 माइनस E2, चूँकि ये भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है और ये भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि दो हम लोगों ने पॉजिटिव इनफाइनाइट प्लेन शीट ले ली, तो उसके लेफ्ट में भी जीरो, नहीं लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी चीज़ को आप चाहते हैं वो सेफ रहे, तो उसके अंदर आप रख देंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन उसको कोई छू ना पाए तो बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको करंट लगेगा। तो इसका एक काम कुछ प्रोटेक्शन पर्पज़ से भी किया जाता है, इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर लेटर सपोज यहाँ पर एक पॉजिटिव था और एक निगेटिव हो जाए, एक पॉजिटिव था और एक यहाँ पर लेटर सपोज एक प्लेन शीट जो अपनी हो वो नेगेटिव हो जाए, वहाँ पर जो प्लस सिग्मा था अब यहाँ मान लिया जाए कुछ माइनस सिग्मा दिया हुआ है। ठीक, और फिर से अपने 3 पॉइंट हैं, कुछ E1 A B और C, A B और C। ठीक, तो इन दो प्लेन शीट्स की वजह से A पॉइंट पे, B पॉइंट पे और C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अगर हमें ये निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, चलिए फिर से उसी तरीके से चलते हैं। कुछ अगर हम बात करें A पॉइंट पे 1 की वजह से, 1 चूँकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे जाती है। ठीक, नेगेटिव चार्ज की वजह से ये A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट करेगी तो टूवर्ड्स आएगी, तो E1 माइनस E2 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, और कुछ B पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखने जाएंगे तो पॉजिटिव की वजह से B पॉइंट पे अवे जा रहा होगा और निगेटिव की वजह से B पॉइंट पे क्या जा रहा होगा, वो अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो E1 इसकी तरफ हो जाएगा और E2 को देखेंगे तो भी वो इसकी तरफ हो जाएगा। चलिए C पॉइंट को देखते हैं, तो C पॉइंट पे 1 की वजह से चूँकि 1 पॉजिटिव है तो C को क्या करेगा, अवे जाएगा, चूँकि पॉजिटिव वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाती है, ये नेगेटिव है तो C पॉइंट पर क्या होगा, इसकी टूवर्ड्स जाएगा, तो ये कुछ हो जाएगा E2 हो जाएगा, E2। ठीक, तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि A पे और C पे जो है दोनों जगह पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो रही है वो सब्ट्रैक्ट हो जा रही है, और इंडिविजुअली देखें तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E बराबर EC बराबर ये हो जाने वाला कुछ 0। ठीक, कुछ बात करते हैं EB की वजह से, तो EB की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, E1 प्लस E2, और E1 पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को पता है क्या, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 पे भी कुछ क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ में आ रहा है। B की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन। इन्वर्टर्स में क्या होता है, जैसे ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ठीक, इसके लेफ्ट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, बिल्कुल ज़ीरो है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारी, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जा रही है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर कैपेसिटर्स का जो हम लोग अगले चैप्टर को पढ़ेंगे तो कैपेसिटर्स पढ़ेंगे और कुछ उसमें देखेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं। इसके लेफ्ट में भी कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होती, राइट में भी नहीं होती, लेकिन उसके बीच में होती है। ठीक है, तो इसका भी कई इस्तेमाल होते हैं, तो ये भी चीज़ समझ में आ रहा है कॉम्बिनेशन करने से। अब हम लोग 3 का कॉम्बिनेशन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन कुछ 3 के कॉम्बिनेशन अगर मान लिया जाए, कुछ 3 शीट्स लगी हों। ठीक है, वैसे 3 शीट्स के क्वेश्चन रेयर हैं आपके लेवल पे आए, लेकिन देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। आपको केवल चार्ज की डायरेक्शन अगर पता हो, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, नेगेटिव की वजह से। अगर मान लिया ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है और ये भी मान लिया सिग्मा को 2 सिग्मा कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर अगर मान लिया जाए 2 सिग्मा कर दें, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाने वाली है। ठीक है, पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, कुछ A पॉइंट, कुछ B पॉइंट, कुछ C पॉइंट और कुछ D पॉइंट। ठीक है, तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ABCD। बहुत सिंपल है। ठीक है, बिल्कुल भी कठिन नहीं, आपको इतनी देर में समझ में आ रहा होगा। देखते हैं किस तरीके से होता है। अगर यहाँ देखें A पॉइंट पर तो 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे जा रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जा रही होगी, अवे जा रही होगी। ठीक, निगेटिव की वजह से अगर बात करेंगे तो निगेटिव की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव क्या करती है, इसको अट्रैक्ट करती है। क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक, ये इसको अट्रैक्ट कर ले रही है E2 की वजह से। और हम बात करते हैं कुछ, अगर तीसरे वाले की बात करते हैं, यानी कि
तीसरी वाली प्लेट की बात करें, ये पहली प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई, ये कुछ तीसरी प्लेट हो गई, तो तीसरी प्लेट की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, वो आपको रिपेल कर रही होगी। क्या कर रही होगी, वो आपको रिपेल कर रही होगी। ठीक, तो रिपेल कर रही होगी, तो रिपेल करने की वजह से इसकी डायरेक्शन जो होगी अवे फ्रॉम द चार्ज हो जाएगी, अवे फ्रॉम द चार्ज हो जाएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देख लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो तीनों डायरेक्शन आपको समझ में आ रही है। बी पॉइंट पे इसी तरीके से देखते हैं, तो बी पॉइंट पे ही पॉजिटिव वजह क्या होगी, अवे जा रही होगी, निगेटिव वजह क्या होगी, अट्रैक्ट कर रही होगी, और इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव है, तो ये बी पॉइंट पे क्या कर रहा होगा, अवे जा रही होगी। तो इसके लिए अवे क्या होगी, ये होगी, तो E1 ये हो जाएगी, ये कुछ बात करें E2 ये हो जाएगी, और E3 जो होगी वो ये हो जाएगी। ठीक, सी पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो सी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1 की वजह से क्या हो जाएगी, अगर 1 की वजह से देखें तो अवे हो जाएगी, अगर 2 की वजह से देखें तो अट्रैक्ट कर लेगा, अगर हम लोग 3 की वजह से करेंगे तो वो भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। कुछ डी पॉइंट पर हम लोग देखना चाहेंगे, तो डी पॉइंट पर हम देखेंगे तो 1 की वजह से क्या होगा, रिपेल कर रहा होगा, और 2 की वजह से क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, 3 की वजह से क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। ठीक है, और हमने एक चीज़ क्या समझा, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वजह से अगर मान लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वही 2 के कारण भी होगी, बस साइन चूँकि चेंज हो चुका होगा। 3 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थर्ड प्लेट की वजह से क्या होगी, 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम देखें तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है तो E3 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2E हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। अगर E1 E2 की 1E है और तो E3 क्या हो जाएगी, 2E हो जाएगी। चलिए इसी की बेसिस पर अगर EA देखते हैं तो EA क्या है, सेम डायरेक्शन वालों को ऐड कर देते हैं, तो E1 प्लस E3 माइनस का E2। ठीक, तो E1 E है, E3 2E है, और ये कुछ क्या दिया, E है, तो EA बराबर क्या हो जाएगा, 2E, और 2E जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा, और 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो A पॉइंट पे निकल के आ जा रहा है। कुछ B पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो B पॉइंट पे क्या A डायरेक्शन वाली, यानी कि E1 और E2 जुड़ जाएगा, E1 प्लस E2 माइनस का क्या हो जाएगा, E3 हो जाएगा। ठीक, तो E1 E2 की बात करेंगे तो कुछ E और E है, और E3 की बात करेंगे तो वो खुद ही 2E है, तो 2E माइनस 2E, तो ये हो जाने वाला क्या, कुछ 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाने वाली है, 0 हो जाने वाली है। कुछ बात करते हैं EC की। ठीक है, तो EC जो हो जाएगा वो कुछ हो जाएगा क्या, सेम साइन वाले ऐड हो जाएंगे, तो E2 प्लस E3 माइनस का क्या हो जाएगा, E1। ठीक है, तो ये आपका E है, ये आपका 2E है, और ये हो जाएगा E। तो यहाँ से कुछ आ जा रहा है 2E, तो इसको लिख सकते हैं 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो C पॉइंट की भी निकल के आ गई। इसी तरीके से अपने को D पॉइंट की निकालनी है, तो D पॉइंट बहुत सिंपल आपको दिख रहा होगा, सेम साइन वाले ऐड कर देंगे, यानी कि E1 प्लस E3 माइनस का E2। ठीक है, तो E1 प्लस E3 को हम लोग बात करेंगे तो ये कुछ E है, और ये कुछ 2E है, और ये कुछ E है, तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा कुछ 2E। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड D पे भी होगी 2D अपॉन एप्सिलॉन। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ 0, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ 0। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें सिंपली तरीके से समझ आएगी, कितना भी कॉम्बिनेशन कर लिया जाए बहुत आसानी से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हम करने वाले हैं वो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे कि किस तरीके से जो हमारी शेल्स होती हैं या फिर कुछ सॉलिड स्फीयर्स होते हैं, अगर वहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से देखनी पड़े, उसके अंदर देखनी पड़े, उसके बाहर, इसके सरफेस पे, तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तब तक आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और कोई भी डाउट आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक, थैंक यू।